हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज आके हम लोग लेक्चर 37 पे हम लोग लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? पढ़ नहीं रहे थे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज इस लेक्चर में 37th लेक्चर में हम लोग एचसी वर्मा सर की बुक के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ज़्यादा नहीं, 6-7 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत से वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जल्दी जल्दी बच्चों समझते हैं, क्योंकि हमें अभी और भी चैप्टर पढ़ने सिर्फ एक ही के 40 लेक्चर पढ़ डाले हम लोगों ने। ठीक है, एचसी वर्मा सर की बुक के क्वेश्चन है ये। पहले 2-3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बढ़िया है, मुझे ये लगा कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर करेंगे, इसलिए मैंने रखा है। क्या है पहला वाला? इज इट ट्रू दैट द रिएक्शन ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज ग्रेविटेशनल, ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड सो ऑन। बिल्कुल ट्रू है भैया, ये इसमें कुछ फॉल्स नहीं है। अभी तक तो फिलहाल हम लोग एज अ साइंस के जो स्टूडेंट हैं या जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसका चेंज नहीं देखा है कि ग्रेविटी लग रही है लेकिन वहाँ से रिएक्शन आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ऐसा अभी तक अब तुम खोज लो, हो सकता है तुमको नोबेल प्राइज़ मिल जाए, कुछ ऐसा। ठीक है, अभी तक तो ये ट्रू है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ही खींचेगा, ना कि ग्रेविटेशन से। अगर ग्रेविटेशन है तो ग्रेविटेशन होगा। ठीक है, रिएक्शन एक्शन दोनों सेम नेचर के, तो ये भैया ट्रू है। दूसरा क्या है? When Niels Bohr shook hand with Werner Heisenberg, what kind of force they exerted? कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि नील बोर ने हाइजेनबर्ग के हाथ मिलाए, तो जब उन्होंने हाथ मिलाया तो किस तरीके का फोर्स ट्रांसमिट हुआ बिटवीन हैंड। तो कौन सा फोर्स है बच्चों? ग्रेविटेशनल है नहीं, न्यूक्लियर है नहीं, वीक है नहीं, कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ऑब्वियस सी बात है, याद करो, कॉन्टैक्ट फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है। तीसरा क्या? अ न्यूट्रॉन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ प्रोटॉन विच इज, ये हम लोगों ने पढ़ भी रखा है, ये फोर्स होती है न्यूक्लियर, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है क्या? उसमें कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन फिर भी एक दो साथ बंधे रहते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के। अब यहीं पर अगर तुमने सिर्फ न्यूक्लियर टिक करा तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मास भले ही वो बहुत कम है उनके, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो फिर भी है, वो एकदम नेग्लेजिबल है, वो बात ठीक है, लेकिन वो है, तो वो है, बहुत कम है लेकिन है, क्योंकि दोनों मासेस हैं, मासलेस नहीं है। तो ग्रेविटेशनल और न्यूक्लियर दोनों होंगे। बात समझे कि नहीं? क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करी जा रही है। यहीं पर एक चौथा क्वेश्चन क्या है? अब प्रोटॉन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ प्रोटॉन विच इज, अब प्रोटॉन प्रोटॉन हो गए तो दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल पॉजिटिव है ना, प्रोटॉन तो पॉजिटिव है, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगेगा, और मास है तो ग्रेविटेशनल भी होगी, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा? न्यूक्लियर होगा। अब पहले वाले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों नहीं था? क्योंकि एक चार्जलेस है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं था, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं लगाया था। यहाँ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी आ जाएगा, न्यूक्लियर तो आएगा ही, वो ग्रेविटेशनल है। न्यूक्लियर इसलिए आएगा क्योंकि प्रोटॉन को प्रोटॉन से बांधे कौन रख रहा है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक साथ बांध कौन रख रहा है? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, ओके सर, ये तो बढ़िया थे, लेकिन ये बताने की ज़रूरत नहीं थी। बताया बच्चों इसलिए क्योंकि फंडामेंटल फोर्सेस का कुछ रिवाइज हो जाए। ये चलो अच्छा, अब क्वेश्चन है, ये सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं? बोथ द स्प्रिंग शोन इन फिगर आर अनस्ट्रेच। ठीक है, मतलब कि उन पे किसी भी तरीके का खिंचाव नहीं है। इफ द ब्लॉक डिस्प्लेस्ड बाई अ डिस्टेंस x एंड रिलीज्ड, व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन। अब कह रहे हैं भैया, इस ब्लॉक ये जो मास जिसका m है, इसको अगर हम x, ये नहीं बता रहा है इधर उधर, उससे कोई मतलब नहीं, बीचों बीच में है तो किधर भी, मान लो हम इस डायरेक्शन में कह देते हैं कि उसको x दूरी से खींचा गया। ठीक है, अब एक चीज़ बच्चों ध्यान से समझो, ये वाली स्प्रिंग क्या होगी? कंप्रेस होगी। कंप्रेस होगी कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल होगी। और ये वाली स्प्रिंग क्या होगी? ये स्ट्रेच होगी। तो जब ये स्ट्रेच होगी, जो चीज़ कंप्रेस होगी उसमें रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब अगर ये फोर्स हटा दी जाए तो स्प्रिंग अपनी, ये दब गई है तो स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स कैसी होगी? एक्सटेंशन वाली, अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये दब रही है तो ये तो एक्शन हो गया, इसका रिएक्शन क्या होगा? इसका एक्सपेंशन। तो ये जो स्प्रिंग मास पे फोर्स लगाएगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। कह देगा सर बिल्कुल। उसी तरह जब ये इसको इधर धक्का दोगे, इस डायरेक्शन में पुश करोगे, तो ये K1 जो स्प्रिंग जिसकी स्टिफनेस K1 है, इसको जब खींचोगे तो इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी, यानी वो फोर्स जो इसको ओरिजिनल शेप में लाएगी, वो कैसी होगी? वो कंप्रेसिव होगी, इस तरीके से। तो ये मास पे किस डायरेक्शन की फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन लगाएगा कि नहीं? यानी वॉल पर और मास पर ऐसी फोर्स होगी, लेकिन स्प्रिंग के अंदर क्या है? स्ट्रेचिंग फोर्स। ठीक है, टेंशन है, तो ये दिख भी रहा है, ये देखो टेंशन दिख रहा है, और यहाँ पर देखो कंप्रेशन दिख रहा है। तो अगर मैं मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ बच्चों, तो देखो मास ये m हो गया, और एक चीज़
मास के ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही, एक इस डायरेक्शन में K2 वाली स्प्रिंग से आ रही, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ x, तो फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स होती है वो कितनी होती, K2 इंटू एक्स। याद करो F इज इक्वल टू के एक्स होता है कि नहीं, जहाँ K क्या होती थी, स्प्रिंग कांस्टेंट, और उसी तरीके से K1 की वजह से देखो ये वाली फोर्स देखो क्या होगी, K1x। और ये बच्चों थोड़ा तो आपको फिजिक्स लगाकर और थोड़ा इंट्यूशन से भी समझ में आएगा कि जब भैया हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये वाली स्प्रिंग क्या करेगी, इसको अगर मैं हाथ हटा दूं तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, इसको पीछे धक्का देगी, और ये वाली स्प्रिंग जो आगे खींच गई ये इसको पीछे ही खींचेगी, तो दोनों स्प्रिंग इसको इस डायरेक्शन में अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगाएंगे। तो ये फोर्स कितनी है बच्चों, नेट फोर्स हो जाएगी बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन, हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल। और यहाँ पर एक बच्चों एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये दोनों के साथ निगेटिव साइन लगा देना। कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों देखो ऑब्वियस ही बात है, एक्स तुमने उस डायरेक्शन में पॉजिटिव माना है, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स है, क्योंकि एक्स ले रहे हो तो निगेटिव मानो, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का K1 प्लस K2x, ठीक है, इज इक्वल टू ma। तो ये जो तुम क्या पूछा है, इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 इंटू एक्स बाई एम। अब ये माइनस अगर ना लगाना तो यहाँ पर आंसर में पता है क्या लिखना, आंसर ऐसे लिखना, a इज इक्वल टू K1 प्लस K2 एक्स बाई एम, और इसकी यूनिट जो भी हो, अभी यूनिट से मतलब नहीं क्योंकि कुछ दे नहीं रखा है, ठीक है। एंड इट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ये माइनस प्लस के साइन में बच्चे गलती पता है क्यों करते हैं, वो इसलिए गलती करते हैं क्योंकि वो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, वो सोचते हैं कि बस x इधर पॉजिटिव मान लिया बस सॉल्व कर दो, आंसर तो आपका आ ही गया K1 प्लस K2 एक्स बाई एम, ये आंसर। लेकिन अगर तुम ये माइनस पहले से लगा देते जैसे मैंने लगाया है, तो इससे क्या होता है, ये तुमको पहले से पता रखता है कि भाई जब x को उधर पॉजिटिव माना है तो फोर्स इस डायरेक्शन में निगेटिव मानोगे ना, अपोजिट डायरेक्शन में x की वैल्यू ले रहे हो, तो देखो माइनस का x हमने लगा दिया है क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स हम इस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं। या अगर तुम नहीं भी दिखाते हो तो एक काम बच्चों ज़रूर करना कि एंड में ये चीज़ लिख देना, वो तुमको दिख भी रहा होगा कि जब इसको छोड़ोगे तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है कि नहीं। तो ये दिखाना हो दिखा देना, नहीं भी दिखाओगे तो क्या है। तो ये आंसर है, देखा, अच्छा क्वेश्चन था ये, कह दोगे सर बिल्कुल था ये। अगर स्प्रिंग फोर्स वाला याद करो, पूरा एक लेक्चर था इसी पर, उसी पर है ये क्वेश्चन, ठीक। एक क्वेश्चन और जल्दी से सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, देखो मैंने बच्चों यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि एच सी वर्मा सर की बुक में ये चैप्टर 5 में कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि वो देख के ही समझ जाओगे जब बुक अगर वो वाली सॉल्व करोगे तो, ठीक है, वरना नहीं भी सॉल्व करोगे तो मैं पहले भी कह रखा हूँ कि कोई स्पेसिफिक बुक का मैंने रिकमेंडेशन कभी नहीं दिया है कि आप यही से सॉल्व करो। जो बुक आपको बस क्या है, थोड़ा वो स्टैंडर्ड मतलब हमारे नेशनल लेवल की बुक्स हो उनको सॉल्व करो, जैसे कि भाई आप एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, एच सी वर्मा सर की बुक सॉल्व कर लो, डीसी पांडे सर की बुक सॉल्व कर लो, कोई भी बुक जो आपको समझ में आ रही हो, ठीक है। लेकिन कोई एक, आप बहुत ज्ञानी हो, तुम एक किताब पूरी लगा चुके हो 3 बार, तब तो तुम कोई दूसरी बुक को छूना, वरना पहले उसी को 3 बार सॉल्व कर लेना फिर करना, ठीक है। अब देखो अच्छा ये क्वेश्चन समझते हैं। आ स्मॉल ब्लॉक बी इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक ए ऑफ मास 5 kg, ठीक है, इसका मास कितना है 5 kg एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर, और इस ब्लॉक की ए की लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। क्या कह रहा है, इनिशियली द ब्लॉक बी इज नियर द राइट एंड ऑफ द ब्लॉक ए, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है राइट में है। अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक ए, ठीक है। ऑल सर्फेसेस आर अज्यूम्ड फ्रिक्शनलेस है भाई, यानी फ्रिक्शन हमको नहीं मानना है, ठीक। फाइंड द टाइम इलेप्स्ड बिफोर द ब्लॉक बी सेपरेट्स फ्रॉम ए, तो कह रहे जब 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये ए जो है क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं तो बी वहीं का वहीं। भाई एक चीज़ सोचो, इस B को A के साथ आगे धक्का, अगर मैं A पे फोर्स लगा रहा हूँ तो B A के साथ आगे तभी बढ़ेगा जब यहाँ पर फ्रिक्शन हो, क्योंकि X डायरेक्शन में B में कोई फोर्स नहीं लग रही, A में लग रही है, ठीक है। जब हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो अभी इस केस में क्या होगा कि तुम नीचे वाले को खिसका दोगे, वो वहीं का वहीं रह जाएगा, तो जैसे ही इस पर धक्का दोगे क्या होगा, अगर ये B पूरी 20 सेंटीमीटर की दूरी चल दे, मतलब कि ये ब्लॉक खिसक कर कहीं यहाँ आ जाए,
ये पूरा पूरा 20 सेंटीमीटर जब चल देगा तो क्या होगा, ये ब्लॉक बी जो है नीचे आ जाएगा। तो हमें बस इतना पता करना है कि इस 20 सेंटीमीटर को ए को 20 सेंटीमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x जो है आपका वो है 20 सेंटीमीटर, या हम ये कह दें ये है 0.2 मीटर। ठीक, और इनिशियल वेलोसिटी अभी आपकी कितनी है, ये हमको 0 दे रखी है। स्मॉल एंड लेंथ इनिशियली नियर एंड अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एप्लाइड टू द ब्लॉक। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी तुम 0 मान लो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स है, तो फोर्स जब 10 न्यूटन का लग रहा है और किस पे लग रहा है, ए पे लग रहा है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और हमें क्या करना है, ए का एक्सेलरेशन भी तो पता लगाना है, तो ये हो जाएगी 10 इज इक्वल टू मास, मास कितना है ए का मास कहाँ गया, लिखा नहीं है, 5 kg, 5 kg का मास इंटू ए, तो ए की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल आ जाएगी। जब ए पता चल गया, तुमको एक्स पता है कि इतनी दूरी चलनी है और एक्सेलरेशन पता है, तो टाइम पता चल जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल। कैसे, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अभी हमने माना है ना, वो भाई जिस इंस्टेंट से तुम चालू कर रहे हो वो इंस्टेंट 0 मान लो, u इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद ये बढ़ जाएगी आगे, तो u की वैल्यू 0 रख देना। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी रख दोगे, 20 या कह दो 0.2, सब ऐसा ही यूनिट में रखो, प्लस हाफ ए कितना हो जाएगा 2 इंटू टी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, t आ जाएगा 0.2 आ जाएगा ना, हाँ 0.2 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2 की वैल्यू कितनी होगी, रूट में देखो, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, सही करा है कि नहीं, हाफ ए, फोर्स इतनी होगी, एक्स की वैल्यू 0.2 है, 10 हम लोगों ने मास ले लिया है, एक्सेलरेशन निकाल दिया है, हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, तो ये 2 की वैल्यू के ये रूट 0.2 कितना आ जाएगा, ये कुछ आएगा आई थिंक कितना आ जाएगा 0.045 कितना होगा, 0.45 कितना होगा जरा ये देखो, 0.45 4 4 16 हाँ 0.45 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व कर लेना आंसर। ठीक है, 0.45 सेकेंड समथिंग आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया बच्चों, कह दोगे सर बिल्कुल इसमें कुछ था ही नहीं, है ब्लॉक 20 सेंटीमीटर खिसक जाएगी, है कि वही तो सॉल्व करना था। ठीक है, क्योंकि जितनी दूरी टाइम लगेगा उसको 20 सेंटीमीटर चलने में, उसके बाद भी नीचे गिर जाएगा, यह सेपरेट हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन देख लिया आपने। देखो ये फिर बंदर वाला क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन 7, लेकिन यहाँ पर अब 2 बंदर है। एक याद करो हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में एनसीईआरटी में सॉल्व करा था, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा फिरा दिया गया है। क्या है, कह रहा है द मंकी बी सॉरी द मंकी बी शोन इन फिगर इज होल्डिंग ऑन टू द टेल ऑफ द मंकी ए। ठीक है, मंकी बी जो है मंकी ए की टेल में लटक रहा है, विच इज क्लाइंबिंग अप अ रोप, जो कि रोप ए को ये जो ए है वो रोप पे चढ़ रहा है। ठीक है, द मासेस ऑफ मंकी ए एंड बी आर 5 and 2 kg, यानी मंकी ए का जो मास है वो है 5 kg और इसका जो मास है वो है 2 kg, यानी ये जो बी है वो हल्का वाला बंदर है रेस्पेक्टिवली। इफ ए कैन टॉलरेट अ टेंशन ऑफ 30 न्यूटन इन इट्स टेल, मतलब कि ये जो भैया बंदर ए है जो ये जो मास है बी इनकी पूंछ पे लटके हुए, वो कह रहा है कि इसकी ये जो टेल है ए की वो 30 न्यूटन का मैक्सिमम टेंशन ले सकती है। ये जो टेल है इसकी 30 न्यूटन का 30 न्यूटन का मैक्सिमम टेंशन ले सकती है। वॉट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी द मंकी बी विथ इट। अब देखो बच्चों यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, कह रहा है कि वो कितनी फोर्स लगाए कि वो बी को साथ में लेकर ऊपर चढ़ पाए और उसकी पूंछ भी भाई ना उखड़ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 चीज़ें, एक तो भैया सीधा सीधा तरीका ही क्या है कि तुम एक्सेलरेट मत हो, ये मत मतलब ज़्यादा फैंटम मत बनो कि एकदम से तेज़ी से हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे। तुम सिंपली कांस्टेंट स्पीड पे अगर तुम ऊपर चलते चले जाओ। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इसका वेट देखो, मैं पहला केस समझाता हूँ, केस
केस 1 क्या है, पहला मैं समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि उसको एक्सेलरेट करना है कि नहीं, तो हम दोनों केस कंसीडर करेंगे। केस 1 कांस्टेंट स्पीड, मतलब ये जो मंकी ए है वो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर चढ़ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये जो मंकी बी है, ये जो मंकी बी है, ठीक है, मैं इसका जो है अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, फ्री बॉडी डायग्राम, तो क्या होगा, ये मंकी बी, इसके ये जो पूंछ है ए की, उसमें होगा बच्चों टेंशन टी, होगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल। और ये जो बी है इसका वेट कितना होगा, 2 × 10 20 न्यूटन नीचे की तरफ, इसका वेट 20 नीचे की तरफ लगेगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल लगेगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों टेंशन कितना आ रहा है, टेंशन आ रहा है 20 न्यूटन, आ रहा है कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो सिर्फ कांस्टेंट स्पीड पे चलता जाए, अब अगर मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो कैसा बनेगा भाई, ये मान लेते हैं ये टेंशन T1 है और यहाँ जो रोप में टेंशन आ रहा है, रोप में वो T2, ठीक है, ये मंकी ए है और ये इसकी टेल है, टेल में जो टेंशन था वो कितना है 20 है, तो ये ऐसा करके नीचे आएगा। भाई मैं इसको ऐसे कट करके अगर ऐसे दिखाऊं, मतलब एक्चुअली मैं कट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस टेंशन दिखा रहा हूँ, तो टेंशन 20 न्यूटन, या कह दूं कि बी का वेट इसकी पूंछ पे जो लग रहा है वो 20 न्यूटन। इस बंदर का खुद का वेट कितना है, इसका खुद का वेट है 50 न्यूटन, भाई 5 kg इसका मास है तो 50 न्यूटन वेट हो गया। तो अगर मैं कहूँ कि जो रोप में ये यहाँ पर ये जो टेंशन है वो कितना आएगा, टेंशन इन द रोप, ये आ जाएगा 70 न्यूटन, आ जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल। तो देखो एक तो हमें मिनिमम टेंशन मिल गया, मिनिमम मतलब कि अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चले तब भी इसकी पूंछ टूटेगी नहीं, क्यों, क्योंकि पूंछ की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो है टेल की 30 न्यूटन, लेकिन यहाँ पर देखो इसकी टेल में ये क्या है, बी वाले जो टेल में टेंशन दे रहा है वो कितना है 20 न्यूटन, जो कि लेस देन क्या है 30 न्यूटन, यानी कि अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चले तो इसकी पूंछ टूटेगी नहीं। और तब वो रोप पे कितना टेंशन लगा रहा होगा, T2 70 न्यूटन। तो इस केस में हम लोग कहेंगे कि जो मिनिमम टेंशन है या जो मिनिमम फोर्स है और मिनिमम फोर्स जो कि बंदर ए लगाएगा, एक्सर्टेड बाई ए इज 70 न्यूटन। लेकिन अभी यही कहानी ख़त्म नहीं होती है बच्चों, यहाँ पर दूसरा वाला जो केस है, केस 2, उसमें क्या है, एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन हो रहा है। बंदर हो सकता है उसके दिमाग में आए कि भैया अब मैं तेज़ी से चढ़ूंगा, तो उसमें भी तो एक लिमिट होगी कि वो कितनी तेज़ी से ऊपर चढ़े, स्पीड अपनी कितनी तेज़ी से बढ़ाए कि ये उसकी पूंछ ना टूट जाए। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है बच्चों कि बी का जो एक्सेलरेशन है वो पता करना है। अगर हम लिमिटिंग केस ले लें कि भैया मान लो कि वो इतनी तेज़ी से चल रहा है कि उसकी पूंछ जस्ट टूटने ही वाली है, यानी कि इस पूंछ में टेंशन कितना पहुँच चुका है 30 न्यूटन, क्योंकि ये इसकी लिमिट ही है। तो यहाँ पर मैं बच्चों लिखने जा रहा हूँ केस 2 लिमिटिंग केस। लिमिटिंग का मतलब, लिमिटिंग केस का मतलब टेंशन इन टेल ऑफ मंकी ए इज 30 न्यूटन। तो अब मैं बच्चों बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। कह दोगे सर बी का क्यों बना रहा हूँ, अभी पता चलेगा, ठीक है। बी का वेट कितना है 20 न्यूटन, और हमने मान लिया है कि भैया जिस रोप को ये पकड़े हैं, यानी कि जो टेल इसने पकड़ ली है, वो 30 न्यूटन का उसमें फोर्स ऑलरेडी लग रहा है, क्योंकि ए जो बंदर है ए, वो इतनी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है कि वो ऑलरेडी 30 न्यूटन तक पहुंच गया है, उसकी जो पूंछ में लोड है। तो अब हमें पता करना है कि टोटल एक्सेलरेशन ए कितना होगा इस सिस्टम का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जिस एक्सेलरेशन से ए ऊपर जा रहा होगा उसी एक्सेलरेशन से बी भी ऊपर जा रहा होगा। तो हमें लिमिटिंग एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए उस केस में जिस केस में मंकी की टेल 30 न्यूटन टेंशन पे पहुंच चुकी है। बात समझे, मंकी ए की। भाई देखो ये पूंछ में लटका हुआ है, तो जितनी तेजी से ए एक्सेलरेट करेगा उतनी तेजी से बी भी होगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। लेकिन हम पता कैसे करेंगे कि ए की वैल्यू कितनी होगी, भाई बी के हम मान लेंगे कि टेंशन टेल में कितना पहुंच चुका है 30 न्यूटन। तो यहाँ पर देखो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। नेट फोर्स कितनी होगी 30, ऊपर की तरफ है -20, मास कितना है इसका 2 इंटू ए मैक्स। तो ए मैक्स कितना आ जाएगा बच्चों, ए मैक्स का मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब कहोगे सर ये तो हम समझ गए, ये हम समझ गए कि टेंशन हमने 30 न्यूटन मान लिया, एक्सेलरेशन पता चल गया, अब कैसे निकालना है ये समझो। अब बच्चों ए और बी का कंबाइंड अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ठीक है, कंबाइंड मतलब ये हो गया ए और ये हो गया हमारा बी, ठीक है, बी इसकी पूंछ पे लटका हुआ है, ठीक। तो अब बच्चों देखो कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि हमें ये दो हमारे सिस्टम में क्या क्या आ गया, बंदर ए, उसकी पूंछ और ये बंदर बी, ठीक है, और ये जो ए है ये इस पे लटक रहा है और मैं मान लेता हूँ कि इसमें इस केस में वो फोर्स जो लगा रहा है वो हो गई है एफ। अब सिस्टम आपका ये दोनों बंदर है, ना कि सिर्फ बंदर बी, ये दोनों मंकी हैं, ठीक। इसका कितना वेट था 20 न्यूटन, इसका वेट था 50 न्यूटन। अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे भाई कि ये एक्सेलरेशन ए से ये पूरा पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है ए मैक्स से, क्योंकि हमने सिर्फ बी पर न्यूटन सेकंड लॉ लिमिटिंग केस लगाकर पता चला कि भैया दोनों एक्सेलरेशन बी का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए लिमिटिंग केस में, तो ए का भी कितना होना चाहिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी अगर मैं पूरे सिस्टम को ध्यान में रखूं, पूरे सिस्टम पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊं, तो फोर्स हमें एफ पता चल जाएगी कि नहीं, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ये ए के थ्रू जो फोर्स लगाई जा रही है उससे क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं। अब कुछ बच्चे यहाँ पर दिमाग क्या लगाएंगे, वो ये सोचते हैं कि सर अगर मैं यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊं तो ये टेंशन इसके बीच में हम 30 न्यूटन क्यों नहीं ले रहे हैं। वो हमें पूरी पूंछ मैंने बना दी ना, लिमिटिंग केस हम पहले ही ले चुके हैं, तो एक्सेलरेशन हमको पता चल चुका। अब दोनों चीज़ें एक साथ ले लोगे तो डबल हो जाएगा ना। तो मेरी बात ध्यान से समझना, हमने अब पूरे सिस्टम को बना दिया, ठीक है। और ये पूरा सिस्टम हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो फोर्स है वो इसको खींच रही है किसी एक्सेलरेशन ए से ऊपर की तरफ, ठीक है, एक्सेलरेशन ए से इसको ऊपर की तरफ। तो हमें ये एफ पता करना है। तो यहाँ पर बच्चों बहुत सिंपल है, न्यूटन सेकंड लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस 20 प्लस 50, तो ये क्या हो जाएगा, एफ माइनस 20 प्लस 50 इज इक्वल टू, ये तो वेट हो गया इन दोनों का नीचे की तरफ, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब दोनों का मास कितना है, इसका हो जाएगा 5 kg और इसका कितना है 2 kg मास है, तो 5 प्लस 2 इंटू ए मैक्स कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमने अभी कैलकुलेट करा 5। तो ये बच्चों सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एफ माइनस 70 इज इक्वल टू 7 5 35, तो एफ कितना आ जाएगा 105 न्यूटन। इसका मतलब बच्चों देखो ये क्वेश्चन इतना अच्छा है, ये आपको दो चीज़ें बताता है कि जब भैया बंदर इसको सिर्फ कांस्टेंट स्पीड से खींचेगा तब भी इसकी पूंछ टूटेगी नहीं। क्यों, क्योंकि उस केस में बंदर बी जो टेंशन लगाएगा पूंछ पे वो 20 न्यूटन का होगा, जो कि 30 से कम है। लेकिन उस केस में यहाँ पर जो फोर्स आएगी या कहते हैं जो टेंशन आएगा T2 जिसको हमने माना था वो कितना आएगा 70 न्यूटन। यानी कि ये वो मिनिमम फोर्स होगी जो उसको लगानी पड़ेगी ताकि एफ मिनिमम, यहाँ पर मैं एफ मिनिमम लिख दूँ, और मिनिमम फोर्स एक्साइटेड बाई ए इज 70 न्यूटन, ठीक। दूसरा केस हमने माना कि भैया अब बंदर जो है एकदम बहुत फैंटम आदमी है, वो एकदम लेके इसको एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ और तेजी से जा रहा है। तो लिमिटिंग केस के अंदर हम पहले ये मानेंगे कि वो जब ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए जिसमें कि उसकी पूंछ टूटे ना, ठीक है, टेल ब्रेक ना हो। तो हमने ये माना कि जो बी है जिस फोर्स से उसको पकड़े हुए है वो मान लेते हैं कि लिमिटिंग केस टेंशन 30 न्यूटन पहुंच चुका है, उसकी जो पूंछ है वो 30 न्यूटन ऑलरेडी उसमें लग रहा है, यही तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। और ये बंदर अलॉन्ग विद बंदर ए एक्सेलरेशन से, ए मैक्स एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो इस केस में अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊं तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी होगी 30 माइनस 20 इज इक्वल टू मास किसका, बी का क्योंकि बी पर लगा रहे इंटू एक्सेलरेशन। तो हमें एक्सेलरेशन बी का पता चला। अब हमें यह भी पता है कि दोनों कनेक्टेड हैं तो थ्रो टेल, तो बी और ए का एक्सेलरेशन सेम ही होगा। तो अब मैंने क्या करा, अब मैंने पूरे सिस्टम पर ए बी दोनों मंकी अलॉन्ग विद द टेल मिलाकर हमने क्या कहा कि भैया मान लेते हैं जो रोप में फोर्स है वो है एफ, ठीक है, और ये इस पूरे सिस्टम को ऊपर खींच रही है विथ एक्सेलरेशन ए मैक्स, और इस पूरे सिस्टम का वेट कितना है 20 प्लस 50 और इसका मास कितना है 2 प्लस 5। तो एफ माइनस 20 प्लस 50 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मैं जब उसको सॉल्व करूंगा तो f की वैल्यू आ जाएगी 150 न्यूटन। यानी कि जो f की मिनिमम वैल्यू आप अप्लाई कर सकते हो वो हो सकती है 30, कितने आया था 70 न्यूटन, और जो मैक्सिमम वैल्यू वो बंदर अप्लाई करेंगे वो होगी 105 न्यूटन। यानी जो बंदर फोर्स लगा सकता है वो 70 और
105 के बीच में कहीं भी वेरी कर सकती है, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। अगर इससे कम तो नहीं लगेगी क्योंकि दोनों का वेट ही 70 न्यूटन है मिलाकर, ठीक है, उससे ज़्यादा लग सकती है, लेकिन कितनी, 105 से कम होनी चाहिए, वरना फिर टेल उसकी उखड़ जाएगी जो अंदर ए। देखा ये क्वेश्चन कितना अच्छा था। बहुत लड़के क्या करेंगे यहाँ पर, वो सिर्फ 105 न्यूटन आंसर निकाल के चले आएंगे, वो गलत है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि ऐसी फोर्स बताओ जिस पे वो मैक्सिमम टेंशन लगाएगा। व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी द मंकी बी विथ इट। तो कैरी करने के लिए वो 70 न्यूटन भी लगा सकता है भाई, वो धीमे धीमे जाएगा कांस्टेंट स्पीड पे, और वो एक्सेलरेट भी कर सकता है अगर वो 105 न्यूटन का फोर्स लगाए या उससे थोड़ा कम, लेकिन 70 से ऊपर, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये, इसीलिए मैंने क्वेश्चन कराया था, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम लोगों ने एच सी वर्मा सर की बुक के भी 5-6 क्वेश्चन देखे, ज़्यादा नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए, जब आप अगर उनकी बुक देखोगे जाके तो उसमें आपको अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल आपको दिखेगा कि अरे ये तो सब बता दिया गया है। क्योंकि जब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था तो उस दौरान भी हम लोगों ने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो अब उसकी तो दिक्कत है ही नहीं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग कुछ IIT JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो अच्छे मुझे लगे कि बताने चाहिए, वो हम लोग सॉल्व करेंगे, और उसके बाद नीट के, फिर ये बच्चों चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम लोग फ्रिक्शन पर आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।